हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बिहार एग्जाम क्रैक पर। ये जो सीरीज चल रही है ये आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो हम हल कर रहे हैं। ये जो सीरीज है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम देखेंगे कि हिंदी से किस पैटर्न में या किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपका पेपर है वो 2019 में हुआ था, 28 जनवरी 2019 सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैंने करा दिया है, आज ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है और ऐसे हम 2019 में 4 पेपर हुए थे। ठीक है, तो हम उन चारों पेपरों को हल करेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला, इसे भविष्यकाल में परिवर्तित करना है, परिवर्तन करना है इसका। तो बच्चे खेल खेल चुके, बच्चे खेल खेल रहे हैं, बच्चे खेल चुके होंगे या बच्चे खेल खेलेंगे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा डी, बच्चे खेल खेलेंगे। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा और ये भविष्य में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक, बच्चे खेल खेलेंगे। दूसरा प्रश्न है, राजपूत का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। राजपूत का क्या हो जाएगा? तो राजपूत का हो जाएगा राजपूतानी और सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग पुल्लिंग से प्रश्न एक बनेगा। तीसरा प्रश्न है, तपस्वी का क्या हो जाएगा? तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्वीन या तपस्वी। तो तपस्वी का स्त्रीलिंग हो जाएगा तपस्विनी। थर्ड का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चौथा प्रश्न है, तलवार का बहुवचन बताना है। तलवारें, तलवारों, तलवार या तलवारें। तो चौथे का उत्तर हो जाएगा क्या? ए। तलवारें दो हैं इसमें, ए और डी, लेकिन जिसमें बिंदी लगी है रा पे यही वाला सही होगा, तलवारें। ठीक है, ये आपका बहुवचन, एक वचन बहुवचन हो गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो गया। इनसे दोनों से एक एक प्रश्न पूछा जा सकता है। पांचवा प्रश्न है, ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं? स्वर के, व्यंजन के, वर्णमाला के या संयुक्त व्यंजन के। तो स्वर होता है, स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ह्रस्व और दीर्घ स्वर के प्रकार हैं। फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ए। छठवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन होते हैं आपके 4, अंतस्थ भी होते हैं 4, य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं और स, श, श और ह ये आपके ऊष्म व्यंजन है, मतलब तीनों सा और हा। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी। ये जो सा है ये आपका ऊष्म व्यंजन है। सातवां प्रश्न है, दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? पक्ष का पाक्षिक, प्रेम का प्यार, सुख का दुख या स्वर्ण का सोना। तो देखो, पक्ष का पाक्षिक जो है यही जोड़ा सही है और 7 का उत्तर हो जाएगा ए। बाकी सब जोड़े क्या हैं? गलत हैं। पक्ष का क्या होता है? पाक्षिक होता है, पाक्षिक। आठवां प्रश्न है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से, कर्म से, कर्ता से या वचन से। तो इस पता चलता है क्रिया से। 8 का उत्तर हो जाएगा ए। सर्वनाम वाले जो वाक्य में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से। 9वां प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत, रस विलास, विज्ञान गीता या श्रृंगार लहरी। तो 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? 9 का उत्तर हो जाएगा ए। पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी की प्रसिद्ध रचना है और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में? अवधी में। और 9 का उत्तर हो जाएगा ए। 10वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो उपन्यास यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये उपन्यास नहीं है। भारत अगर ये होता भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक नाटक है, अगर नाटक होता तो इसका उत्तर क्या हो जाता? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाता। ठीक, भारत दुर्दशा जो है एक नाटक है और किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक, उपन्यास जो लिखा है यहाँ पे ये गलत है। तो इसलिए क्या हुआ? ये विवादित प्रश्न था, उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड ने इसे बाहर कर दिया। अगर आपके पेपर में आ जाए कि भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित नाटक है, नाटक, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। 11वां प्रश्न है, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद और पल्लव। तो ये किसकी हैं? ये हैं सुमित्रा नंदन पंत की और 11 का उत्तर हो जाएगा ए। 11 का आंसर क्या होगा? ए। व्याख्या देख ले रहे हैं। चिदम्बरा के लिए उन्हें 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति या किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो आपका उत्तर होगा चिदम्बरा और कब मिला था? 1968 में। 12वां प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था और कब दिया गया था?
तो उन्हें दिया गया था ये 1983 में। कब दिया गया था? 1983 में। ये आपका गद्यांश है, गद्यांश आप कर ही लोगे। इसमें गद्यांश में देखते हैं कितने प्रश्न हैं। तो गद्यांश में आपके पूछे गए हैं 18 तक जो प्रश्न हैं आपके, 18 तक वो आपके गद्यांश से संबंधित हैं, ठीक है। 18वां जो प्रश्न है वो अलंकार से है। तो चलिए 18वां प्रश्न देखते हैं। गद्यांश आप खुद से करोगे क्योंकि गद्यांश इजी आता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं आता, इसमें टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर क्या है? घटा, एक काली घटा है और दूसरा घमंड घटा, मतलब यहाँ पे कम होना है, और ये काली घटा है। घटा मतलब घटा शब्द 2 बार हुआ है और दोनों घटा का जो अर्थ है वो अलग अलग है, ठीक है। एक घटा का अर्थ क्या है? बादल है, और एक घटा का अर्थ है कम होना। तो एक परिभाषा बताता हूँ। जब किसी पंक्ति में एक शब्द का प्रयोग 2 बार होता है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है तो वहाँ पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। और 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 18 का आंसर क्या होगा? ए, यमक अलंकार, ठीक है। एक वो पढ़ा होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता दिखाए, वही पाए बोराए जग वही खाए बोराए। 19वां प्रश्न है, अव्यय का भेद हो। अव्यय जो रेखांकित शब्द के सही अव्यय का भेद हो। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, इसमें बताना है कि समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय, निपात है। तो 19 का उत्तर हो जाएगा सी। इसमें संबंध बोधक अव्यय, कोई में क्या है? संबंध बोधक अव्यय। 20वां प्रश्न है, मैंने गांव जाना है, इसे शुद्ध बताना है। तो मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, या मेरे को गांव जाना है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मुझे गांव जाना है। 20 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 20 का आंसर? बी। 21वां प्रश्न है, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? व्यंजन, चरण, मात्रा या वर्ण। 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या कहा जाता है? वर्ण का। छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ण कहा जाता है। सामान्यतः वर्णों और मात्राओं की गेय व्यवस्था को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद। 22वां प्रश्न है, और इसमें एक मुहावरा दिया है, मुहावरे का सही अर्थ बताना है, ठीक है। लोहा मानना, ठीक है। मूर्ख बनाना, प्रभाव करना, हार मानना या लाभ होना। तो प्रभाव करना या फिर प्रभाव डालना, इसका अर्थ हो जाएगा। और 22 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 22 का आंसर बी हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, रसों का राजा किस रस को माना जाता है? करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस। तो 23 का उत्तर हो जाएगा बी, श्रृंगार रस, ठीक। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है? रति है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, ठीक है। और इसे ही रसों का राजा कहा जाता है। तो 23 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 24वां प्रश्न है कि आप इस किताब को पढ़ें, कर्मवाच्य। तो इसमें क्या कह रहा है कि निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। मतलब जो वाक्य है इसे हम कर्मवाच्य में से बदलना है। तो इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया। क्या आपने इस किताब को पढ़ा? यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, या आपने यह किताब पढ़ी। तो कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा? यह किताब, इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है। और 24 का आंसर हो जाएगा ए। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक का, उद्धरण का, अल्पविराम का, या अर्धविराम का। तो किसका प्रयोग करते हैं? उद्धरण का करते हैं, ठीक। और ये उद्धरण का चिन्ह कैसे रहता है? ये वाला, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं इसे इंग्लिश में। उद्धरण क्या होता है? उद्धरण। योजक का चिन्ह कैसा रहता है? योजक का ये रहता है जो द्वंद्व समास के बीच में लगा होता है। अल्पविराम मतलब कॉमा, ठीक है। अल्पविराम मतलब कॉमा। 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। तो चंद्रशेखर का समास विग्रह करना है तो क्या होगा? चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम चंद्र के समान है जो, या चंद्र के जैसा है जो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, चंद्र है शिखर पर जिसके। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, और इसमें बताना, एक शब्द बताना जिसका उत्साह नष्ट हो गया उसे क्या कहेंगे? उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित या जिज्ञासु। तो 27 का उत्तर हो जाएगा सी, हतोत्साहित। क्या कहेंगे? हतोत्साहित कहेंगे, ठीक। जो उत्साह से भरा हो उसे हम कहेंगे उत्साही, जो उद्यम करता हो उसे हम कहेंगे उद्यमी, और जो जिसे जानने की इच्छा हो उसे हम क्या कहेंगे? जिज्ञासु। उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासु।
28वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुनें। जलज का क्या हो जाएगा? जहाज, मछली, चतुर या हाथी। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी। 28 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, प्रस्तुत विकल्प में जलज के अनेकार्थी शब्दों में से एक मछली है। जलज के अनेक अर्थ हैं जैसे कमल है, मछली है, मोती है, सेवार है, शंख है और चंद्रमा है। ये सब क्या हैं? जलज के ही अनेकार्थी शब्द हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। क्या बताता है? पूर्वकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका उत्तर हो जाएगा सी। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य करके खेलने लग गए। 29 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? 29 का आंसर सी हो जाएगा। अब देखो इसका थोड़ा व्याख्या देखते हैं। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इस प्रकार उपयुक्त वाक्य में गृह कार्य करके पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इसमें गृह कार्य को समाप्ति के बाद खेलने की क्रिया का बोध हो रहा है। तो बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 30वां प्रश्न है, हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो इसमें क्या होगा? संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक या कर्म कारक। तो यहाँ पर भी ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, वहाँ पर क्या होता है? आपका संबोधन कारक होता है। और 30 का उत्तर हो जाएगा ए। 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का बोध होता है वहाँ आपका संबोधन कारक कहलाता है। हे प्रभु रक्षा कीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन का क्या हो जाएगा? पत्ता, गिरना, पुत्र या घर। तो पतन का हो जाएगा गिरना। 31 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 31 का आंसर बी हो जाएगा। पत्ता का पर्ण भी होता है, पल्लव भी होता है, पात भी होता है, समानार्थी। ठीक। पुत्र का बेटा हो जाएगा, तनय हो जाएगा, औरस हो जाएगा। घर का पर्यायवाची या समानार्थी क्या हो जाएगा? गेह, निकेतन, सदन, आलय। 32वां प्रश्न है, नाश का समानार्थी बताना। तबाही, उत्कर्ष, उत्थान या नवीन। तो नाश का हो जाएगा तबाही। और 32 का आंसर हो जाएगा ए। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 33वां प्रश्न है, उपसर्ग शब्द के अंत में लगते हैं, आरंभ में, क्रिया में या आठ में। ठीक है, तो उपसर्ग जो हैं वो शब्द के आरंभ में लगते हैं। और 33 का उत्तर हो जाएगा बी। अगर आ जाए कि प्रत्यय शब्द के कहाँ लगते हैं, तो प्रत्यय हमेशा शब्द के कहाँ लगेंगे? पीछे लगेंगे। उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय हमेशा कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं। ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। 34वां प्रश्न है, कपोत एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। कपोत जो है वो किसका तत्सम रूप है? मतलब कपोत का तद्भव क्या होगा? गाल, कबूतर, काम या काज। तो कपोत का तद्भव हो जाएगा कबूतर। ठीक है, कपोत का तद्भव क्या हो जाएगा? कबूतर। और 34 का उत्तर हो जाएगा बी। 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब गाल का होता है कपोल, काम का होता है कर्म और काज का होता है कार्य। काज का तत्सम क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। काम का कर्म हो जाएगा। ठीक है, और गाल का क्या हो जाएगा? कपोल हो जाएगा। गाल का हो जाएगा कपोल। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना। चिकनाहट, चांदनी, खटास या बखूबी। तो 35 का उत्तर हो जाएगा डी, बखूबी। बखूबी जो है वो प्रत्यय से नहीं बना है। ठीक है, बाकी जो हैं जैसे चिकनाहट है तो चिकनाहट में प्रत्यय क्या हो जाएगा? आहट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहट। चांदनी में क्या हो जाएगा? नी प्रत्यय हो जाएगा। और खटास में कौन सा प्रत्यय होगा? आस प्रत्यय। खटास में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आस। 36वां प्रश्न है, उल्लास का संधि विच्छेद करना है। तो उल्लास का संधि विच्छेद होता है उत धन लास। क्या होता है? उत धन लास। और 36 का आंसर हो जाएगा ए। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, संयोग का विलोम क्या होगा? संयोग का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? संयोग का हो जाएगा वियोग। क्या हो जाएगा? संयोग का वियोग हो जाएगा। ठीक, तो ये आपके 37 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। और ये जो परीक्षा हुई थी आपकी वो 26/1/2019 को हुई थी। सॉरी 28 जनवरी 2019 को हुई थी। 2019 में आपके 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। पुलिस के जो पेपर हुए थे वो 4 शिफ्ट में हुए थे। 2 पेपर मैंने हिंदी के कंप्लीट करवा दिए हैं। 2 पेपर हैं वो भी आज कल मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो हम
कर ले रहे हैं प्रीवियस ईयर वाले, इससे एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं हम तीसरे पेपर के साथ में। थैंक यू सो मच।